इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो EAN क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसकी डेफिनेशन लिखो, लिखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन possessed by, total number of electron, total number of electrons possessed by central metal atom, central metal atom, total number of electron possessed by central metal atom, है ना, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन possessed by central metal atom after formation of complex, ये होता है बेटा EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। निकालते कैसे हैं, लिखो जरा इसका फॉर्मूला, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ये भी होता है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। नोट करो जरा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, लिखा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। या क्या लिख सकते हैं, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर Z बोल दिया, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gained by central atom, या total number of electron donated by ligands, ऐसे ध्यान रखना, donated by ligands, है ना, लिगेंड अपने कितने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को शेयर करा रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर करा रहा हो सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड्स, तो ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, EAN, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल करके दिखाओ, जैसे ये है बेटा CuNH3 का होल 4 + 2, है ना, इसका EN क्या होगा, देखो लो एक बार, EN इज इक्वल्स टू Z कितना होता है कॉपर का, कॉपर का Z 29, माइनस देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा इसका, ये X मान लो Cu का, प्लस 4 इंटू अमोनिया का 0 इज इक्वल्स टू +2, तो X कितना आ गया, +2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया, तो 29 - 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, ठीक है, तो 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8 आ गया, तो 27 + 8 कितना आ गया, 35 आ गया, 35, ठीक है ना। अदिति -2 नहीं होगा, +2 होगा। देखो और देखो एग्जांपल, देखो अगर ये C या चलो Cu EN का होल 4, इसका बताओ जरा कितना होगा, Fe CN का होल 6 3 - n, Fe
Cn का होल 6 4 माइनस n, तीनों को बताओ जल्दी n कितना आएगा, है ना। तो कैसे निकालोगे, कॉपर का आपको निकालना है तो 29 माइनस एटॉमिक नंबर कितना होगा 2, En का होल 4 नहीं बेटा, En का होल ट्वाइस है, En इथाइलिन डाइमीन बाइडेंटेट लिगेंड होता है ना। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ये 4 है इसका, En का होल ट्वाइस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा, याद है ना, क्योंकि En क्या होता है बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो -2 + 4 × 2 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है 35। FeCN का होल 6 का देखो कितना आएगा, EAN इसका आएगा 26 - 3 + 6 × 2 कितना आता है, लिखो चैट बॉक्स में भाई, कितना आएगा 35 आएगा, बिल्कुल सही है। अब ऐसे नीचे वाले का लिखो, ये आएगा इसका 26 - 2 + 6 × 2, इसका कितना आएगा 36 आएगा, 55 तो किसी का नहीं आएगा, 36 हाँ 36 आएगा। आज पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों, नॉन मेडिकल वाले मेडिकल का भी करना और अपना भी ऐसे ही मेडिकल वाले दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री करना है अच्छे से, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए जो नहीं हुए नोट कर लेना अलग से। चलो देखो, अब इसमें इसके बारे में लिखना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जरूरत क्या पड़ी, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा साइन, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की जनरली पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है, पॉजिटिव ही तो आनी है। Cn पर -1 चार्ज होता है ना, Cn पर चार्ज कितना होता है -1 होता है, बोलो। चलो अब इसमें एक चीज लिखो, नोट करो, देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if effective atomic number, according to this rule, साफ साफ लिखो मेरे, according to this rule, if effective atomic number En, according to this rule, En rule बोलते हैं बेटा, ये सिडविक ने दिया, it is given by सिडविक। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम का नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आता है तो ये माना जाता है कि कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल्स टू बिकम इक्वल to next nearest noble gas, next nearest equal to atomic number of next nearest noble gas equal to atomic number of नेक्स्ट या सक्सीडिंग नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस। देखो जैसे आयरन है तो बेटा आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में EAN इसका 36 आ जाए, समझे ना, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस। अब जैसे सिल्वर है उसका 47 होता है तो उसके कॉम्प्लेक्स में कितना होना चाहिए 54 56, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस क्या होगी, अगर Ag का एटॉमिक नंबर 27 है तो उसका En कितना होना चाहिए, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, हाँ 54, है ना। इस तरह से ध्यान रखना, अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम का नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है तो उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल माना जाता है, इस रूल के अकॉर्डिंग। Then the complex is more stable.
the complex is assumed to be more stable, assumed to be more stable। तो कॉम्प्लेक्स को स्टेबल माना जाता है, ठीक है। रूल का क्या नाम बेटा, यही रूल है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ईएएन रूल, ईएएन रूल, क्या बोलते हैं इसको, ईएएन रूल, है ना, गिवन बाय सिडविक, गिवन बाय सिडविक, है ना। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब गीतांजलि पूछ रहा है बेटा, जैसे निकल हो या कॉपर हो या कोबाल्ट हो, आयरन हो, ठीक है, उससे जो प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग या नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस होगी उसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 36 होगा, है ना, आर्गन होगा। तो अगर आर्गन के एटॉमिक नंबर के बराबर ईएन आ रहा है तो ये बोला जाता है कि कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है। पर दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर क्लासिकल कॉम्प्लेक्स ओनली, लिख लेना, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर क्लासिकल कॉम्प्लेक्स ओनली। जैसे एग्जांपल, मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल के लिए एप्लीकेबल होगा, मेटलोसिन के लिए एप्लीकेबल होगा, मेटलोसिन, मेटलोसिन मैं बता दूंगा क्या होती है मेटलोसिन, मेटल कार्बोनिल और मेटलोसिन, ठीक है, क्लासिकल कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखना, ये क्लासिकल कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनिल हो गए, मेटलोसिन हो गए, है ना, जिनके अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही थी, जिनके अंदर क्लासिकल लिगेंड था, बैक बॉन्डिंग जिनके अंदर हो रही थी, उनको क्लासिकल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, लिख लिया, नोट कर लिया, ठीक है। किसके लिए एप्लीकेबल होगा, क्लासिकल कॉम्प्लेक्स, जैसे मेटल कार्बोनिल, है ना। छोटी छोटी बातें, जितनी जरूरत है उतनी मैं लिखा रहा हूँ, उतना ही मिल भी जाएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन में 4 क्यों नहीं आया, थर्ड क्वेश्चन में 4 क्यों आएगा मेरे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर, यार क्या बात कर रहा है, ये x मानेगा प्लस Cn कितना है, -1 × 6 है, और ये 4 माइनस है। अब x को सॉल्व कर कितना आएगा, 2 नहीं आएगा, क्यों, यस सर, सॉरी मौलिक गड़बड़ कर रहा है। चलो देखो, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर क्लासिकल कॉम्प्लेक्स ओनली, मेटल कार्बोनिल, ध्यान रखना। देखो मेटल कार्बोनिल का नेचर ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, या ये डाइमराइज करेगा, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से यूज होता है। लिखो, दिस रूल इज यूज्ड फॉर, लिखो, दिस रूल इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस रूल इज यूज्ड for determining stoichiometry, ठीक है, reducing और oxidizing nature, stoichiometry, reducing और oxidizing nature, stoichiometry, reducing और ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ये रूल यूज होता है, लिख लेना, फॉर डिटरमाइनिंग स्टोइचियोमेट्री, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, लिख लो, दिस रूल इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, स्टेबिलिटी भी, स्टोइचियोमेट्री स्टेबिलिटी लिख लेना, स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, लिखा इतना, नोट किया, यस। तीनों चीजें ध्यान रखो बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आता है तो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल माना जाता है। पर ये सारे कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड नहीं है, ये वैलिड है सिर्फ मेटल कार्बोनिल के लिए और मेटलोसिन के लिए।
तीसरा पॉइंट, ये रूल यूज होगा स्टोइचियोमेट्री पता करने के लिए, स्टेबिलिटी पता करने के लिए, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर को पता करने के लिए। कैसे पता करेंगे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। अरे तीनों पॉइंट ई एन के आप ध्यान रखो, ठीक है, सारी किताबों में एक साथ नहीं मिलते हैं। मेट्रोजिन बताऊंगा बेटा अभी क्या होता है, अभी ना एग्जाम्पल कराऊंगा बहुत सारे, आज ई एन ही होना है, ठीक है। चलो देखो, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं करके दिखाओ। पहला, फर्स्ट NiCO4, सेकंड COCO का होल 4, थर्ड COCO का होल 4 माइनस 4 COCO का होल CO2 CO का होल 8। देखो ये वाला जो CO है ना, दूसरा वाला लिगेंड वाला, ये बेटा कार्बोनिल है। चार्ज कितना होता है कार्बोनिल में? 0 होता है, ये ध्यान रखना। 5 MnCO5, स्पीड से करो, Mn2CO का होल 10, Mn2CO का होल 10, ठीक है। Fe इफेक्टिव, हाँ इसमें सब में EN निकालना है बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है सब में, जल्दी करना स्टार्ट कर दो। 7 FeCO का होल 5, 8 FeCO NO का होल थ्राइस, FeCO NO का होल थ्राइस, और +1 ले लो यहाँ पर, 9 MnCO NO का होल थ्राइस, आगे ये ना MnCO NO का होल थ्राइस। इसके बाद 10 CrCO का होल 6। देखो एक चीज जरूर ध्यान रखना बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो मोर वैलिड है वो मेटल कार्बोनिल के लिए ही है। स्टेबिलिटी मेटल कार्बोनिल की निकालोगे इससे बिल्कुल सही आएगी, है ना। बाकी और कॉम्प्लेक्स के लिए ये वैलिड नहीं होता है, ध्यान रखना। मेटल कार्बोनिल के लिए ही वैलिड है। मेटल कार्बोनिल की स्टोइचियोमेट्री, स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग नेचर, ये हम इससे बता सकते हैं, ठीक है। चलो करते जाओ दीदी स्पीड से। 11 FeC5H5 का होल ट्वाइस, ठीक है। देखो कहीं पाई भी लिखा होता है, पाई ऐसे, पाई कॉम्प्लेक्स, या ईटा भी लिखा होता है, ऐसे लिख सकते हो, Fe(eta5)C5H5 का होल ट्वाइस, eta5 मैंने आपको बताया था, है ना। या पाई लिखा होता है, पाई कॉम्प्लेक्स, FeC5H5 का होल ट्वाइस, कुछ भी लिखा हो कंफ्यूज नहीं होना है ना। या eta5C5 का C5H5 का होल ट्वाइस। ये मेटलोसीन होते हैं 12 Cr(eta6)C6H6 का होल ट्वाइस, ठीक है। करो जल्दी। डीकोलाइजिंग एटम क्या है? हाँ ईटा, ईटा का मतलब मैंने आपको बताया था। eta5 क्यों लिख रहे हैं याद करो, मैंने जब आपको सिनर्जी बॉन्डिंग करा रहा था तब मैंने ईटा का मतलब बताया था। ऑर्गेनिक लिगैंड के आगे लगाते हैं, हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कितने कार्बन के बीच में है? eta5 है तो 5 कार्बन के बीच में, eta6 है तो 6 कार्बन के बीच में। चलो जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट करो इसको। 13 Fe2CO का होल 9,
चलो बताओ जल्दी। अच्छा हाँ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलो मैं बताता हूँ दोबारा से एक बार, चेक करो मेरे साथ साथ। NiCO4 EN निकालना है हमारा, हमने इसका EN। देखो कैसे निकालोगे, Na का एटॉमिक नंबर होता है 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर Na का 0 होगा क्योंकि CO पर चार्ज 0 होता है, माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4 है ना, 4 लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इंटू 4, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था मैंने, तो कितना आ गया 36। इसका मतलब ये मेटल कार्बोनिल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को फॉलो कर रहा है। अब इसको ना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ना देगा ना लेगा, तो ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ना ये डायमराइज होगा, तो इसको मानेंगे कि ये स्टेबल है। 36 है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर है, तो आप मानोगे कि ये स्टेबल है, ना ये ऑक्सीडाइज होगा, ना रिड्यूस करेगा, ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना इलेक्ट्रॉन देगा, ना डायमराइज करेगा, कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना। अब है CO का होल 4, इसका EN क्या होगा बेटा 27, मेरे साथ साथ निकालो, अब ऐसा आपने निकाल लिया होगा 27 माइनस 0 प्लस 4 इंटू 2, इसका 35 आ गया। इसका मतलब इसका EN बराबर नहीं है ना, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर नहीं आ रहा। CO का होल 4 का EN, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ताकि 36 कर ले, हाँ ये लेस स्टेबल है, बिल्कुल बात सही है नीलांशु, इसकी स्टेबिलिटी कम है। और ये जरूर ध्यान रखना, दिमाग में डाल लो, ये मेटल कार्बोनिल के लिए या मेटलोसिन के लिए ही लगाएंगे, किसी और कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, देखो भाई इसमें 35 है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा ताकि इसका EN 36 हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल सही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलो देखो, अब ये बन गया डायमर। अब इसका मैं आपको फॉर्मूला ही बता देता हूं, ये डायमर बन गया, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा, या स्ट्रक्चर पता होता है तो इसका एकदम से हम बता सकते हैं, है ना, या इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो एक बार में याद नहीं होने का, याद करने की जरूरत भी नहीं है, जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको रट रखा आ जाएगा। ये क्या है बेटा, ये पॉलीन्यूक्लियर है ना, ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, मैंने पहले भी बताया तुम्हें, पॉलीन्यूक्लियर जिसमें सेंट्रल एटम 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, क्लियर है ना। और एक चीज और बताई थी मैंने, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक क्या होते हैं, जिनमें लिगेंड सेम हो, सेम टाइप के हो सारे, तो मैंने जितने कराए, देखो ये तो हेट्रोलैप्टिक हो गया, हेट्रोलैप्टिक, ये सारे क्या होते हैं बेटा, होमोलैप्टिक लिगेंड्स, होमोलैप्टिक लिगेंड्स, हाँ ये होमो है, बिल्कुल सही है। तो इसका EN कैसे निकालोगे, लिखना फॉर्मूला, पहले इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 27 एक का, इनटू 2 क्या होता है, नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या हो गया बेटा एटॉमिक नंबर, इनटू नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा एक चीज बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, बताओगे जरा, डेल्टा, बिल्कुल सही है। तो यहां लिखोगे +1 नंबर ऑफ डेल्टा बॉन्ड, ये 1 क्या है, नंबर ऑफ डेल्टा बॉन्ड, इनटू नंबर ऑफ एटम, जो 1 लिखा है मैंने डेल्टा बॉन्ड, क्योंकि 2 एटम है ना बेटा इसके अंदर, तो डेल्टा बॉन्ड कितना बनेगा, 1 बनेगा, मेटल मेटल के बीच में डेल्टा बॉन्ड क्या बनेगा, 1 बनेगा, है ना। तो ये 1 क्या लिखा है मैंने, डेल्टा बॉन्ड, है ना, इनटू, अभी सब लिखा दूंगा दोबारा से ना, इनटू 2 लिखा, प्लस, अब देखो लिगेंड कितने टोटल इसके अंदर, 8 है ना, लिगेंड 8, तो 2 इंटू 8, ये 8, 2 इंटू 8, 8 क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, डिवाइडेड बाई 2, 27 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2
अपॉन 2। चलो मैं ये बता देता हूँ क्या क्या है, तुम कंफ्यूज हो गए होगे। बेटा ये है Z, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। लिखो जरा मेरे साथ में, Z। थोड़ा सा याद करने वाला है, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये Z है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम लिख लेना, इनटू 2 क्या है ये नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम है, ये 2 है ना इसमें, ये 1, ये क्या है यहाँ पर, यहाँ लिख लोगे नंबर ऑफ डेल्टा बॉन्ड, नंबर ऑफ डेल्टा बॉन्ड लिखो, ठीक है, इनटू 2 क्या है ये फिर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम लिख लो जरा। ये 2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय लिगेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या गिवन बाय, डोनेटेड बाय, डोनेटेड बाय लिगेंड। तो हम क्या क्या कहते हैं कि लिगेंड तो भाई 2 ही देता है ना, इनटू 8, 8 क्या है नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स अपॉन 2, अपॉन 2। अगर एटम 2 है सेंट्रल एटम तो अपॉन 2, अगर एटम 3 है तो अपॉन 3। इसको लिख लो नंबर ऑफ मेटल, ये क्या होगा नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। बड़ा ज्यादा बड़ा फॉर्मूला हो गया ना, ठीक है। 2 तो वैसे भी याद रखो, 2 इंटू लिगेंड वैसे भी होता है ना, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे भी याद रखो। चलो अब बताओ कितना आया इसका, 27 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8 अपॉन 2 कितना आया, 36 आ गया। डेल्टा बॉन्ड बेटा मेटल मेटल के बीच में बनता है, मेटल मेटल डी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, जैसे dx/dxy में वो z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो dx/dxy में जो ओवरलैपिंग होगी तो उसमें क्या बनेगा डेल्टा बॉन्ड, dx/dxy जिसमें चारों लूप ओवरलैप करते हैं, है ना, चारों लूप ओवरलैप करते हैं, z एक्सिस है तो चारों लूप पैरेलल आएंगे, जिसमें चारों लूप्स ओवरलैप करते हैं तो डेल्टा बॉन्ड बनता है ना। ये केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था। हाँ डेल्टा बॉन्ड बेटा एक है, एक डेल्टा बॉन्ड है, 2 क्यों है कि नंबर ऑफ एटम 2 है, सेंट्रल एटम इंटू 2, ठीक है। फॉर्मूला बनाया यार ये, देखो 36 आ गया क्या, आ गया। तो इसका मतलब जो CO का होल 4 है ये स्टेबल होने के लिए या तो रिड्यूस होगा या क्या होगा डाइमराइज, या क्या होगा डाइमर बनाएगा, है ना, ध्यान रखना। आज मैं इसमें जानबूझ के आपको लंबा समय दे रहा हूँ, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। देखो एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है इसमें, इसका अगर स्ट्रक्चर तुम्हें दिया हुआ है तब बड़ा आसान है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखना, देखो जो ये है ना CO का होल 4 मोनोमर की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, डाइमर की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि EN कितना हो गया इसका 36 हो गया। इसका स्ट्रक्चर ये होता है CO 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 CO। देखो भाई ये बीच वाला तो है कोबाल्ट, तो ये वाले क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO CO CO, ये CO यहाँ नीचे कर लो CO। तो बेटा ये है डेल्टा बॉन्ड। अब ये ध्यान रखना जो CO ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, एक इसको दे रहा है, यहाँ तो दोनों दे रहा है, समझो ध्यान से एक बार, है ना। अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो बड़ा आसान है निकालना। देखो ये CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 2 2, ये CO इसको भी दे रहा है इसको भी दे रहा है ना, इसका भी एक ही काउंट करोगे क्योंकि एक CO दूसरे को एक ही दे रहा है, ये भी एक दे रहा है। अब देखो ये हमने क्या लिखा था, दूसरा वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से देख सकते हैं। EN 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, टोटल इलेक्ट्रॉन गेन बाय सेंट्रल मेटल एटम या डोनेटेड बाय लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम। एक CO को 2 ये दे रहा है, 2 ये दे रहा है, 2 ये दे रहा है, ये एक ये एक ये एक, कितने दे रहा है 6 और 3 9, तो बेटा 36 आ गया, नहीं आ गया, नहीं आया समझ में, 36 आ गया। अब ध्यान रखना ये एक एक दे रहा है क्योंकि CO ये ब्रिज लिगेंड की तरह है, ब्रिज लिगेंड ये एक दे रहा है, ये इधर से एक दे रहा है, तो CO इस वाले को ये एक डेल्टा बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इससे एक आ रहा है, यहां से 2 2 आ रहे हैं, समझ में आया, आ गया। अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा तो इतने बड़े फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं है, मुझे याद नहीं रहता कभी ये फॉर्मूला,
ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, मुझे नहीं लगता कि आईआईटी में या मेडिकल में पॉली न्यूक्लियर का ईएन निकलवाएगा आपसे। बस ये पूछ सकता है कि भाई डाइमर क्यों बन रहा है, ईएन क्या है 36, तुम ध्यान रखना, क्योंकि मोनोमर का ईएन कितना था 35 था, है ना। क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ये 2 दे रहा है, ये दे रहा है, ये एक एक एक, ये डेल्टा बॉन्ड होता है। डेल्टा बॉन्ड डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बनता है वो होता है डेल्टा बॉन्ड। हाँ, इससे देखना ज्यादा आसान है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर जो हमको ये मिल गया तो स्ट्रक्चर मिल गया तो इसको है ना मिटा दो, इसको मिटा दो। MnCO5 MnCO5 कितना आएगा बेटा, EAN, Mn का होता है 25, ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 5 इंटू 2 कितना आ गया 35। इसका मतलब ये है MnCO5 भी अनस्टेबल है, ये EN के रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इट विल डाइमराइज Mn2CO का होल 10। इसका मतलब Mn2CO का होल 10 या डाइमराइजेशन ये क्यों कर रहा है, अपने EN को 36 करने के लिए। बिल्कुल सही है, 36 आएगा। इसका कितना आएगा 36 आएगा, निकाल लोगे इसका EAN 36, है ना। चलो एक बार फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ताकि याद हो जाए। तुम यहाँ हम लेते थे एटॉमिक नंबर 25 आता है, यहाँ लेते थे नंबर ऑफ एटम, है ना, ये तो करते थे 25 इंटू 2 प्लस यहाँ लेते थे एक, डेल्टा बॉन्ड एक ही होगा, 2 है ना मेटल, एक ही होगा डेल्टा बॉन्ड, इंटू नंबर ऑफ एटम लेते थे प्लस 10 इंटू 2 अपॉन 2। जरा देखना आता है क्या 36, बताना जरा यार, आ गया 36, गुड, ठीक है। दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, ये होता है स्ट्रक्चर, तो तुम्हें याद ही होना चाहिए, तो 2 3 के बचाते नहीं, इन दो के 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये ठीक है। और एक चीज और, चलो FeCO का होल 5, FeCO का होल 5 जल्दी बताओ, EAN कितना आएगा 26 माइनस 0 प्लस 10, 36 आ गया, आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, NO इज द ओनली लीगेंड, लिखो जरा नोट डाल के छापो इसको, NO इज द ओनली लीगेंड विच कैन डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, 3 इलेक्ट्रॉन विच कैन डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन। लिख लेना ध्यान से। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा कि भाई एक लीगेंड एक लोन पेयर देगा एट अ टाइम, लेकिन NO is the only ligand which can donate 3 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, जो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये है FeCO NO का होल थ्राइस। अब कितने CO को रिप्लेस करके NO आया होगा, है ना, बता सकते हैं ना। यहां हमने CO को रिप्लेस किया, NO लगाया है, CO को रिप्लेस करके NO लगाया। इसका EN बता दो जरा मुझे फटाफट। EAN आएगा, Fe का होता है भैया 26 माइनस एटॉमिक नंबर इनका दोनों का 0, अगर CO NO के साथ होगा तो दोनों में 4 0 आएगा, ठीक है 4, ठीक है। अभी आएगा 1 प्लस, देखो CO तो देगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये देगा एक 3, तो 3 कितने देंगे 9, तो 9 और 2 कितने हो गए 11, ठीक है। कितना आ गया 36 आ गया, समझे ना। ये एक NO बेटा 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 3 NO कितने देंगे 9 देंगे, यहाँ CO 2 ही देगा, तो 9 और 2 11 इलेक्ट्रॉन देंगे। क्लियर है, 36 आ गया, आया समझ में। बताओ भाई आया या नहीं आया, ठीक है आ गया। हाँ बेटा NO पर ना, NO पर CO के साथ तो ना, जब CO के साथ होगा तो 0 ही लो,
वैसे NO+1 होता है अगर Fe के साथ आता है, मैं भी बताऊंगा आपको एक एग्जांपल, है ना, सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे। रिपीट कर दूं, देखो बेटा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है ना, तो माइनस इंटू ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। अब मैंने 11 क्यों लिखा है, एक एनो 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो बेटा 3 कितने देंगे, 3 देंगे 9 प्लस 2 11, टोटल 11 हो गया ना। और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर मत करो, है ना, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा हर एक के लिए वैलिड नहीं है। तो आप क्या देखोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई सेंट्रल मेटल एटम। आई बात समझ में? तो CO एक ऐसा है, अगर आप 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक CO कितना देगा, 2 देगा। एक CO 2 देगा और NO कितने देगा, 3 देगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है भाई? आगे चलो, 9 नंबर बताओ। हाँ 7 8 मोर स्टेबल। 9 नंबर, इसका EN आ जाएगा Mn का 25 माइनस 0 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3 या 9 2 11, कितना आ गया, 36 आ गया 9 में। ठीक है, 36 आ गया। इसको मिटा दूं मैं सारा, देखो आगे CrCO का होल 6 EAN, Cr है 24 माइनस 0 प्लस 6 इंटू 2 12, कितना आ गया, 36 आ गया CrCO का होल 6। अब देखो FeCO5, बेटा ध्यान रखना, इन दोनों को बोलते हैं मेटलोसीन, है ना, स्पेलिंग देखिए ना सही है नहीं सही है, गारंटी नहीं है स्पेलिंग की, मेटलोसीन। और बोलते इनका जो स्ट्रक्चर होता है सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना, मेटलोसीन बोलते हैं या सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। कैसे सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, देखो ऐसे बेटा, ये CO है, ये है, ये माइनस, है ना, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसलिए ईटा 5 लगा रहे हैं, क्योंकि 5 जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिन्यूक्लिएशन है वो 5 कार्बन एटम के बीच में हो रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, है ना, इसका नाम क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन है ये। और बेटा ये क्या होता है, ये एरोमेटिक होता है, पता है तुम्हें, एरोमेटिक हकल लोड फॉलो करता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं इस पे ऐसे लिख देता हूं, देखो ऐसे, ये माइनस, समझे ना, ये डिलुक्लाइज हो रहा है, मैंने गोला बना के माइनस लिख दिया, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, समझ में आ रहा है, यस और नो लिखो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, इसके बीच में आता है हमारा आयरन मेटल, है ना, आलू की टिक्की की तरह, और ये नीचे ये माइनस, है ना। देखो ये ऊपर एक रिंग होगी फ्लैट होके, ये ऊपर होगी, और बीच में क्या होगी, आलू की टिक्की, मतलब सेंट्रल मेटल एटम होगा। तो ऊपर से इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, है ना, ऊपर से कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, ये टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नीचे से आ रहे होंगे ना, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यार, टोटल 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नीचे वाले से, क्लियर है ना, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो बेटा इसका EN निकालना आसान है, Fe का एटॉमिक नंबर 26 आएगा, और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, इसमें आएगा नहीं आएगा, देखो इधर देखो, C6H5 पर -1 होता है, तो Fe पर +2 आएगा, तो -2 + 12 कितना, 36 आ गया, देखो जरा 36 आ गया, आ गया, ठीक है, चलो आ गया, तो आगे देखो, इसके बाद एक और देख लो, फिर क्लास छोड़ देते हैं, 10:30 हो गए, शायद किसी और की क्लास स्टार्ट हुई। एक और देखो, FeCO9 अपने आप बनाओगे, डाई बेंजीन क्रोमियम, तुरंत छोड़ देना, भागा करो क्लास, जब तक क्लास खत्म ना हो। अब आपकी अटेंडेंस होती है और रेगुलर आपके घर पे कॉल जा रहा है, इधर ये Cr है बीच में, ये डाई बेंजीन क्रोमियम है ना, तो देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नीचे से आ रहे हैं,
तो इसका EN कितना आ जाएगा, इसका EN आ जाएगा 24 माइनस 0 प्लस 12, कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है 36। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाना बेटा, 2 सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये फॉर्मूला लगा कर लो, कितना आएगा इसका पता लगा लोगे अच्छे से। एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले ना, कर लो एप्लीकेशन। लिखो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग कंपाउंड, लिखो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड्स। पहला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, है ना, पहला CO2 CO का होल x, CO2 CO का होल x एकदम बताओगे। दूसरा HX Mn CO का होल 5, CO का होल 5। थर्ड FeCONOX प्लस FeCONOX और प्लस पुराना देखते हैं बता देना सारा, FeCO का होल x। 1 2 मैंने जाता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है बता दो जरा फटाफट कितना आएगा। सर आपने जीसस सॉल्ट में क्या लिखा तुमने, देखो मैंने बड़ा वाला फॉर्मूला ही बता दिया इसका, जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होंगे, है ना, x क्या आता है इसमें नंबर ऑफ लिगेंड, उस फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो। और वैसे भी आपको पता है कि CO का होल 4 एग्जिस्ट नहीं करता, उसका डायमर बनता है 36 लाने के लिए, है ना। अब ये ध्यान रखना, ये इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए EN 36 मानते हैं, मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट नॉर्मल गैस के बराबर मानते हैं, है ना। कर लोगे इसका x कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। इसका x कितना आएगा, ये वाला सेकंड वाले का 0 है, क्या बात कर रहे हो, सेकंड वाला 1, बिल्कुल सही है, हार्दिक ढल सही है। देखो इसमें क्या है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, x -x आ जाएगा, तो जिसको आप ब्रेक करोगे -x आ जाएगा, तो EN तो 36 मान लो, है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है Mn का पता है तुम्हें 25, है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया Mn का -x आएगा, तो +x आ गया, +5 × 2 आ गया। देखो x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, है ना, x की वैल्यू 1। पहले में x आएगा 8, दूसरे में x आएगा 1, तीसरे में भी क्या 36 मानोगे आप, EN 36, x आ जाएगा कितना आएगा 6 आएगा, इसमें x कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर x कितना आएगा 5, EN आपको 36 मानना है। इतना क्लियर हुआ, यस और नो, गॉट इट, ओके। जीसस सॉल्ट बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, चलो अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा उसको।